कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखता है और वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। हाय गाइस, आई एम विवेक फ्रॉम फिटेक्स प्रो एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शंस हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज ये समझने से पहले कि कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है। देखिए, आप एक असेसी हैं। इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं कैसे डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, आपकी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो सिग्निफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको ट्रैक करने की। देखिए, आप एक असेसी हैं, आप डील करते हैं बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास आप प्रॉपर्टी जब परचेज या सेल करते हैं तो आप वहां पर अपनी स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। कंपनी से आप सेल परचेज करते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स का, साथ के साथ सेबी और एनएसडीएल और सीएसडीएल जो होते हैं, यहां से भी आप शेयर परचेज करते हैं मार्केट में से। नाउ डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कैसे वो आपकी इंफॉर्मेशन को जुटाता है, वो समझने वाले हैं हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर। देखिए, बैंक में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बैंक की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे हम बैंक पेमेंट कर रहे हैं, चाहे बैंक से रिसीट कर रहे हैं, बैंक में हम क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी से सेल्स और प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनी में जब हम शेयर्स को सेल परचेज करते हैं उस सिचुएशन में। तो ये सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली हमसे ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, क्योंकि हमसे ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हो सकता है हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे, या फिर डिपार्टमेंट को शायद हम पर एसएससी पर भरोसा नहीं है। क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं, चाहे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, काफी सारी रेगुलेशंस इनके ऊपर होते हैं, तो ये जो है अच्छे से कंप्लाई कर पाएंगे लॉ का। इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो कम्युनिकेट करता है इन इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, सेबी से, आरबीआई वगैरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कम्युनिकेट करता है। यानी असेसी ने इन सबसे कांटेक्ट किया, यहां से जो ये डिपार्टमेंट होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये क्या करते हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को जो है ये सारे इंस्टीट्यूशन उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। दीज इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट सच ट्रांजैक्शंस टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 285BA। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। उस सेक्शन के अंदर इन सारे इंस्टीट्यूशन को मैंडेटरी कर दिया कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमको देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। आपकी जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जितने भी असेसीज ने, इंडिविजुअल्स ने, पर्सन ने आपके साथ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करी हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप हमको प्रोवाइड करो। इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। नाउ उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है डेटा रिसीव करता है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो इन इंस्टीट्यूशन ने फाइल करी वो डिपार्टमेंट को रिसीव हो गई। नाउ डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर? आस्क थ्रू ई कैंपेन। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ई कैंपेन्स के अंदर डिपार्टमेंट जो एसएससी से पूछ रहा है आपकी सिग्निफिकेंट, आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, तो उस सिचुएशन में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि कहां से आपके इनकम का सोर्स क्या है। आपने अगर खर्चा करा है 10 लाख से ज्यादा का, 1 करोड़ से ज्यादा का, आपने कैश एक्सपेंडिचर करा है, बैंक में डिपॉजिट करा है, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है। अभी हम डिटेल में समझेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। देखिए, इन इंस्टीट्यूशन को सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, खाली जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी रिपोर्टिंग करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नाउ डिपार्टमेंट क्या करेगा, ई कैंपेन के थ्रू असेसी से पूछेगा कि भैया आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया, आपने इतना खर्चा किया, इतना एक्सपेंडिचर किया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी इतनी रिसीट आई है आपके अकाउंट में, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर आपने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, सेल किए हैं, उससे आपको रिसीट आई है, तो उसका सोर्स बताइए आप हमको। या फिर डिपार्टमेंट आपको, अगर डिपार्टमेंट आपसे सेटिस्फाई हो जाता है आपके रिप्लाई से, देन इट्स ओके। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर।
जहां पर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपके पास आपने जो कैश डिपॉजिट कराया है या आपके पास जो अमाउंट आई है उसका सोर्स क्या है, या फिर आपने जो खर्चा किया है तो उस खर्चे की इनकम आपने कहां से, आपकी इनकम कहां से आई है। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो पेनल्टी प्रोविजंस हैं, बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड कैश के प्रोविजंस हैं, वहां पर आपको टैक्स के साथ साथ पेनल्टी भी चार्ज की जाती है। तो बेसिकली ये जो सारा ऑपरेशन होता है और लास्ट में जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल रिफ्लेक्ट इन फॉर्म 26AS। नाउ 26AS आपको पता होगा रिसेंटली 26AS के अंदर चेंज आया है। 26AS में असेसी की जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, जिसमें कि कितनी असेसी की इनकम आई, कितनी उसने ट्रांजेक्शन्स करी, उसकी डिटेल्स जो है वो कंटेन होती हैं 26AS के अंदर। तो जो उसका पार्ट 5 होता है 26AS का पार्ट 5, उसके अंदर जो स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी डिटेल भी मेंशन होती है। चलिए, तो ये था कंप्लीट मॉडस ऑपरेंडी, किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक्स की या आपकी इनकम की जानकारी जो है वो जुटाता है। चलिए अब समझते हैं वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है, यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। सो गाइज, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो हमको देखने को मिलती हैं रूल नंबर 114 कैपिटल ई के अंदर, जो कि अटैच है विद द सेक्शन नंबर 285BA। तो इन दोनों सेक्शंस और रूल्स को जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। चलिए एक एक करके समझते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। देखिए, बैंक से आप डील करते हैं, सबसे पहले बैंक्स के अंदर समझते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है और आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा, 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करे। देन आपको वो एक्सप्लेन करना होगा कि आपकी वो जो ट्रांजैक्शन है उसका सोर्स क्या है। सेकंड, अगर आपका कैश डिपॉजिट जो है वो मोर देन 50 लाख है, यानी आपका कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट दोनों की अलग अलग लिमिट चेक होगी। अगर वो 50 लाख को एक्सीड कर जाता है, यहां पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको थ्रू ई कैंपेन या फिर नोटिस के थ्रू आपसे पूछ सकता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, उस ट्रांजेक्शन का सोर्स क्या है। नेक्स्ट हमारा सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें। बैंक्स वाले पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की डेट में जो डिजिटलाइजेशन है उसकी वजह से मोस्टली हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइज हो गई है और पीपल जो है वो बैंकिंग चैनल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से ये सारे पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। बैंक्स में आपको कितना कैश एक बार, ये जो अमाउंट की लिमिट है ये पूरे साल की है, अगर 50 लाख है ये पूरे ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख की लिमिट है। इसी तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट में देखिए, अगर कैश डिपॉजिट इज मोर देन 10 लाख रुपीज अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, और यहां पर एक अकाउंट में नहीं, एक पर्सन के अकाउंट की बात हो रही है, यानी अकाउंट जब हम देखेंगे तो पैन वाइज अकाउंट होंगे, क्योंकि आजकल बैंक अकाउंट्स भी पैन के बेसिस पर ही ओपन होते हैं। पैन जो है एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सबका टोटल मिलाकर के अगर 10 लाख से एक्सीड होता है, उस सिचुएशन में जो बैंक्स हैं उनको आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस देना पड़ता है, मतलब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपने इतना डिपॉजिट कराया है या फिर विड्रॉल करा है। सेविंग बैंक अकाउंट में ओनली कैश डिपॉजिट किया, अगर आप 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि आपकी उस इनकम का सोर्स क्या है, कहां से आपके पास वो पैसा आया। नेक्स्ट हमारा है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप एफडी कराते हैं, टर्म डिपॉजिट कराते हैं, दैट इज एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं 5 एफडीज भी कराता हूं 3-3 लाख रुपए की या फिर 2-2 लाख रुपए की और वो एक्सीड कर जाती हैं 10 लाख रुपए से, उस सिचुएशन में भी बैंक्स को जो है आगे डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना होगा कि मैंने जो है 10 जो है अपनी 10 लाख रुपए को एक्सीड किया, और फिर डिपार्टमेंट मेरे से पूछ सकता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, सारी ट्रांजेक्शन बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप पूरे एक साल में डिमांड ड्राफ्ट, डीडी वगैरह जो होते हैं, बैंकर्स चेक जो होते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा के बनवाते हैं कैश के, उस सिचुएशन में बैंक्स को जो है आगे डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है, डिपार्टमेंट हमसे पूछ सकता है। लास्ट जो है बैंक वाले का वो है क्रेडिट कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जनरली सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज जो है बहुत कॉमनली यूज हो गया है क्रेडिट कार्ड का भी। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड में कैश से पेमेंट कर रहे हैं मोर देन 1 लाख, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा पूरे फाइनेंशियल ईयर में करते हैं कैश से,
तो बैंक को जो है, जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो बैंक जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है आगे डिपार्टमेंट को देगा। डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आप जो क्रेडिट कार्ड का खर्चा कर रहे हो उसका सोर्स क्या है। नेक्स्ट है हमारा, अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप बैंकिंग चैनल से भी करते हो, यानी बैंकिंग चैनल से करते हो, चेक के थ्रू करते हो, उस सिचुएशन में भी अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा की आपने पेमेंट करी है, आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन में भी आपको जो है हो सकता है डिपार्टमेंट पूछे कि कहां से आपकी वो इनकम आई, आपकी इनकम का सोर्स क्या है। सो गाइस, ये थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू बैंक्स, जो जिस सिचुएशन में बैंक्स को आगे डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना होता है कि इस असेसी ने इतने इतने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराई। ये सारी अमाउंट्स आपकी टिप्स पर रहना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो दीज अमाउंट्स मस्ट बी ऑन योर टिप्स, क्योंकि आपको आगे एडवाइस करना होता है क्लाइंट्स को अकॉर्डिंगली। सो आपको पता होनी चाहिए करंट अकाउंट की लिमिट कितनी है, डिपॉजिट विड्रॉल की 50 लाख रुपीज, सेविंग अकाउंट की कैश डिपॉजिट की लिमिट कितनी है 10 लाख रुपीज, अकॉर्डिंगली एफडी की 10 लाख रुपीज है, क्रेडिट कार्ड की अगर कैश में पेमेंट है तो 1 लाख है, अदरवाइज 10 लाख रुपीज लिमिट है क्रेडिट कार्ड की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गाइस कंपनी से रिलेटेड। देखिए कंपनीज को भी आगे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंपनीज को आगे प्रोवाइड करनी होती है। दो सिचुएशंस, अगर कंपनी के शेयर इशू हुए हैं और एक पर्सन ने 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर को सब्सक्राइब किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो कंपनी को उस असेसी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, और डिपार्टमेंट जो है आपसे नोटिस के थ्रू या फिर ई कैंपेन के थ्रू पूछ सकता है आपका इनकम का सोर्स क्या है। इसी तरीके से बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की अगर बात करें, तो अगर कोई कंपनी बॉन्ड्स और डिबेंचर इश्यू करती है और कोई एक पर्सन जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा के बॉन्ड जो है वो इश्यू करता है, तो उस सिचुएशन में कंपनी को आगे डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड की बात करें, अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपए से ज्यादा के म्यूचुअल फंड, और हाँ ये कंपनी और म्यूचुअल फंड में जो 10 लाख रुपए है, यहाँ पर कहीं भी कैश वाली अमाउंट नहीं है, अगर आप बैंक से भी कर रहे हैं तब भी डिपार्टमेंट हो सकता है आपसे पूछे कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। इसी तरीके से एफडी में भी देखो, एफडी में भी कैश नहीं है, अगर आप बैंकिंग चैनल से भी अपनी एफडी ओपन कराते हो तब भी जो बैंक्स हैं उनको आगे नोटिफाई करना होता है डिपार्टमेंट को। चलिए नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी को जो है आगे नोटिफाई करना होता है डिपार्टमेंट को कि जी इस असेसी ने इतने की प्रॉपर्टी खरीदी है। डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न्स को चेक करेगा, आपकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा, देखेगा कि क्या असेसी कैपेबल है इतनी अमाउंट एक्सपेंस करने के लिए। अगर डिपार्टमेंट को कोई डाउट होता है तो वो आपसे क्वेरी पूछ सकता है, शो कॉज नोटिस आपको दे सकता है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है पर्सन लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। जिस पर्सन का टैक्स ऑडिट होता है, तो अगर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी हो तो उसमें ये इंफॉर्मेशन भी जाती है कि अगर आपने कैश में सेल करी है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी सेल की कैश में पेमेंट दी है किसी एक पर्सन ने एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने किसी एक पर्सन को कैश में सेल किया है और आपका ऊपर टैक्स ऑडिट होता है, तो आपको उस पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू देनी पड़ेगी। और गाइस कुछ नोट्स हैं उनको जरा समझ लेते हैं। ये जो अमाउंट की बात हो रही है 10 लाख 50 लाख, ये पूरे एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक ट्रांजैक्शन की नहीं, एक पर्सन की यानी एक असेसी की पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उसकी बात यहां पर की जा रही है। और साथ के साथ ये जो बैंक अकाउंट्स की बात हो रही है, आपने एक बैंक अकाउंट पर, यहां पर एक पर्सन के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सब बैंक अकाउंट्स का एग्रीगेट करके अगर वो एक्सीड हो जाता है तो बैंक्स को रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिपार्टमेंट जो है आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है और कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। और हाँ गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, ये जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपके 26 AS में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। जो असेसी का एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है वहां पर भी आपकी ये वाली ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट करेंगी। इसी साल से असेसमेंट ईयर 2021 से जो पार्ट ई है 26 AS का, उसके अंदर ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। So hope so guys you find the video informative. Thank you so much for watching. Have a great time.